एकेडमिक राइटिंग एंड कंपोजिशंस में आपका खैर मकदम है। मेरा नाम अनीसा फारूक। आज हम ब्लॉक वन जिसका अनुमान है इम्प्रूविंग द बेसिक्स, जिसमें हम आज यूनिट 3 और यूनिट 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे यूनिट 3 का अनुमान है एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक राइटिंग। इस यूनिट का साखत कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम इस यूनिट के मकासद को देखते हैं, फिर हम बात करेंगे, तारुफ पे थोड़ा बात करेंगे, फिर हम देखेंगे लिखना क्या है और इंसानों ने इस खासियत को हजारों सालों में क्यों तैयार किया है। लिखना हमें अपने ख्यालात तैयार करने, रिकॉर्ड करने और शेयर करने में मदद करता है। फिर हम बात करेंगे लिखना लोगों को जोड़ने में मदद करता है और इन्हें दुनिया में काम करने के काबिल बनाता है। उसके बाद हम देखेंगे दुनिया में तहरीर की मुख्तलिफ इकसाम, और उसके बाद तालीमी तहरीर क्या है इसको हम देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे इल्म की पैदावार और फिर इल्म की इश्तराक। फिर हम बात करेंगे माहिरीन तालीम के साथ इश्तराक क्या है, आम लोगों के साथ इश्तराक करना, इस पे हम बात करेंगे। फिर हम देखते हैं तालीमी तहरीर आपके लिए मुफीद क्यों है, पीछे देखना आगे देखना, इस पर हम बात करेंगे। फिर हम देखेंगे तालीमी तहरीर में क्या शामिल है, जिसमें हम दलाइल को डिस्कस करेंगे, दलील की साखत को हम देखेंगे, दलील और आरा के दरमियान फ़र्क, तालीमी तहरीर में रसाइल और तनु के मसाइल। फिर हम आखिरकार इस यूनिट का खुलासा। इस यूनिट में हम जानेंगे कि जो बेसिक क्वेश्चंस हैं एकेडमिक राइटिंग के, वो हम जानेंगे, उन सवालों के जवाब हम जानेंगे, और ये भी देखेंगे कि एकेडमिक राइटिंग क्या है, एकेडमिक राइटिंग में से मुराद क्या है और इसका रोल क्या है, वर्ल्ड में इसका रोल क्या है, और एकेडमिक राइटिंग को हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं, कौन से स्किल्स को हम डेवलप कर सकते हैं जिससे हमारी एकेडमिक राइटिंग जो है वो डेवलप हो जाएगी। और हम ये भी देखेंगे हम एकेडमिक राइटिंग के लिए किस तरह से मोटिवेट हो जाएंगे, और जो कंफ्यूजन्स हैं, एंजाइटीज हैं एकेडमिक राइटिंग के दौरान, उनको भी हम डिस्कस करेंगे कि एंजाइटीज और कंफ्यूजन्स के साथ किस तरह से हमें डील करना है, उसको भी हम देखेंगे इस यूनिट में। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम अपने थॉट्स, अपने ख्यालात को पेन डाउन करेंगे, यानी उनको लिखेंगे जो हम एकेडमिक राइटिंग के बारे में जानते हैं। जितनी भी इंफॉर्मेशन हम एकेडमिक राइटिंग के बारे में रखते हैं उसको हम, अपने ख्यालों को, अपने आइडियाज को, उनको हम लिखेंगे। यानी एकेडमिक राइटिंग जो है ये, यानी इससे आप, एकेडमिक राइटिंग हम किसको कह सकते हैं, यानी जब आप एकेडमिक राइटिंग को समझते नहीं है या आप आपको नहीं पता कि किस तरह से एकेडमिक राइटिंग होती है, किस तरह से एकेडमिक राइटिंग को अचीव करना है, तो फिर आपके लिए एकेडमिक राइटिंग जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ये स्केरी भी हो सकती है, बोरिंग हो सकता है आपके लिए, आपको यूज़लेस भी कभी-कभार लग सकता है। जब तक ना आपको एकेडमिक राइटिंग के बारे में पता है, यानी इसकी क्या ख़ासियत है, एकेडमिक राइटिंग को किस तरह से अचीव करना है, तब तक ये काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है, काफ़ी बोरिंग लगता है, कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि एकेडमिक राइटिंग जो है वो क्या है, उससे मुराद क्या है, वरना हमें काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है कि असाइनमेंट्स जो हैं, जो स्कूल्स कॉलेज में असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, वो काफ़ी स्केरी, काफ़ी बोरिंग लगते हैं। तो सबसे पहले एकेडमिक राइटिंग को जानना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि जो इसके अम, खासियत जो है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, इसके फीचर्स, इसके स्किल्स को किस तरह से सीखना है, जब तक ना हम उन चीज़ों को समझेंगे तब तक एकेडमिक राइटिंग, यानी राइटिंग स्किल्स हासिल करना बहुत ही मुश्किल है। अब हम इस चैप्टर में ये देखेंगे कि एकेडमिक राइटिंग किस तरह से की जाती है, एकेडमिक राइटिंग को किस तरह से अचीव किया जाता है, एकेडमिक राइटिंग हम किसको कहते हैं, कैसे की जाती है और क्यों की जाती है, उन सब बातों को हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम, what is writing and why have humans evolved this trait over
मेलानिया, यानी लिखना क्या है और इंसानों ने इस खासियत को हज़ारों सालों में क्यों तैयार किया है। सबसे पहले इस बात पे हम रोशनी डालेंगे, यानी राइटिंग जो है ये लेटर क्यों डेवलप हो गई है। अगर स्पोकन लैंग्वेज जो है ये ये सबसे पहले एक पहला मीन है कम्युनिकेट करने के लिए, तो राइटिंग जो है ये हज़ारों सालों के बाद जो है ये क्यों डेवलप हो गई है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि राइटिंग जो है, राइटिंग पे बात करेंगे, एकेडमिक राइटिंग की अगर हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले राइटिंग के बारे में बात करेंगे। राइटिंग हम किसको कहते हैं? राइटिंग यानी राइटिंग जो हम लिखते हैं, ये एक ऐसी टेक्नीक है, जो हम जिससे हम दूसरों के साथ कनेक्ट रहते हैं। यानी ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमें इंटरकनेक्टेड रहती हैं दूसरे लोगों के साथ। हम इससे अपने रिकॉर्ड अपने थॉट्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दूसरे लोगों के साथ। इससे हम एकेडमिक राइटिंग से हम लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल्स के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं, जो बहुत ही दूर रहते हैं, या उनके साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। यानी जो भी स्पीच में, स्पोकन फॉर्म में जितनी भी लिमिटेशंस हैं, वो एकेडमिक राइटिंग की मदद से वो ओवरकम हो जाती हैं। यानी इससे हम अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं दूसरे लोगों के साथ, जो डिस्टेंट हैं, यानी जो दूर रहते हैं, उनके साथ हम अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं, उनके साथ हम कनेक्ट हो सकते हैं। उसको हम राइटिंग कहते हैं। अब हम देखते हैं लिखना हमें अपने ख़यालात तैयार करने या रिकॉर्ड करने और शेयर करने में मदद कैसे करता है, इसमें हम देखेंगे। तो राइटिंग जो है, राइटिंग की बात हमने इससे पहले भी की। राइटिंग ये टेक्नोलॉजी है जो हमें रिकॉर्ड बनाने और अपने ख़यालात का इश्तराक करने में मदद कर देती है। और यानी मोबाइल्स मोबाइल फ़ोन्स या कंप्यूटर्स, खाली हम टेक्नोलॉजी उसको नहीं कह सकते हैं, बल्कि जो राइटिंग जो है ये भी एक टेक्नोलॉजी है। ये भी एक ज़रिया है, एक मॉडर्न टेक्नीक है, जिससे हम लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ये भी एक इन्वेंशन है, ह्यूमन इन्वेंशन है, जिससे हम अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ को प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, दूसरों तक पहुँचा सकते हैं, उनको शेयर कर सकते हैं। जबकि स्पोकन लैंग्वेज की मदद से भी हम आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन स्पोकन लैंग्वेज में बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। इसमें हम राइटिंग की मदद से उन लिमिटेशंस को हम यानी वो ओवरकम हो जाती हैं, अगर हम राइटिंग का इस्तेमाल करते हैं। चाहे हम डिस्टेंट लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं इससे, राइटिंग की मदद से, जो स्पोकन लैंग्वेज से पॉसिबल नहीं है। तो एक रिटन रिकॉर्ड रहता है। तो राइटिंग जो है, राइटिंग उन सब लिमिटेशंस को ओवरकम करती है, जो स्पोकन लैंग्वेज में जितनी भी लिमिटेशंस हैं, तो वो ओवरकम करती हैं। ये राइटिंग की मदद से रिकॉर्ड जो है ये परमानेंटली रिकॉर्ड रहता है, थॉट्स का रिकॉर्ड, आइडियाज़ का रिकॉर्ड, या जो भी बात कही जाती है उसका प्रॉपर एक परमानेंट रिकॉर्ड रहता है राइटिंग की मदद से। और हम उसको राइटिंग को, अपने थॉट्स को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, जो बहुत ही डिस्टेंट है हमसे, या बहुत ही जो लार्ज डिस्टेंस रखते हैं उनसे, हम अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अब राइटिंग जो है ये, इसका प्रोसेस जो है ये किस तरह से, राइटिंग को हम किस तरह से करते हैं, और दूसरा किस तरह से इसको अंडरस्टैंड करता है। यानी जब भी एक राइटर जो है, जब वो कुछ लिखता है, यानी वो एनको अपने थॉट्स को वो एनकोड करता है, उसको डिकोड करने की कोशिश करता है। यानी जो लिसनर जो होता है वो उसको डिकोड करने की कोशिश करता है, यानी राइटर जो है वो उसको पहले एनकोड करता है, अपने थॉट्स को एनकोड करता है, उसको कोड्स के थ्रू, यानी पेपर में अपने जो थॉट्स हैं उसको राइट करता है, वर्ड्स के थ्रू, अल्फ़ाबेट्स वर्ड्स के थ्रू अपनी जो आइडियाज़ है उसको कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है दूसरे लोगों तक, जो बहुत ही दूर, जो बहुत ही डिस्टेंट रहते होंगे। तो फिर जब जो रीडर है उस राइटिंग पीस को पढ़ता है, यानी उसको वो डिकोड करता है, वो स्क्रिबल्ड जो राइटिंग लिखी गई है उसको डिकोड करने की कोशिश करता है। जब वो डिकोड करता है, फिर उसको उन थॉट्स को अंडरस्टैंड करता है जो राइटर ने लिखी हुई होती है। फिर उसको उसके बाद उस पे गौर करता है, उसके बाद उन थॉट्स का एक फीडबैक देता है। फीडबैक वो किस तरह से देता है, वो भी अपने थॉट्स को एनकोड करके
उसको फीडबैक देता है। लेकिन यानी एक सेम प्रोसेस है, जिस तरह से एनकोडिंग की जाती है, उस तरह से डिकोडिंग की जाती है। थॉट्स को इन स्क्रिप्टेड पीसेस को अंडरस्टैंड करते हैं, उनको कोड में कोडिफाई करते हैं, उसके बाद उनको एनकोड और डिकोड किया जाता है। यानी ये एक मैजिकल टेक्नोलॉजी है। यानी जैसे कोई किसी ऑथर की हमने बुक पढ़ी, यानी उस ऑथर के हम थॉट्स को पढ़ते हैं, उसके ख़यालात को पढ़ते हैं, उसके आइडियाज़ को पढ़ते हैं। यानी जो उसने आइडियाज़ को, थॉट्स को एनकोड किया हुआ होता है, वर्ड्स में उनको एक पेपर पे उन आइडियाज़ को लिखा हुआ होता है। उसके बाद वो अपने आइडियाज़ को वर्ड्स में कन्वर्ट करता है, अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स, वर्ड्स में उनको कन्वर्ट करता है। जो वर्ड्स फिर रीडर जो है उनको पढ़ता है, सेम प्रोसेस में होता है, यानी इनको डिकोड करता है, उसके बाद उसको अंडरस्टैंड करता है, फिर उसके बाद फीडबैक प्रोवाइड करता है। यानी एक एक मैजिकल प्रोसेस है, मैजिकल टेक्नोलॉजी है राइटिंग। अब हम देखते हैं, writing connects a large group of people together and enables them to do things together। यानी लिखना लोगों को जोड़ने में मदद करता है और उन्हें दुनिया में काम करने के काबिल बनाता है। यानी किस तरह से राइटिंग एक लोगों के साथ जुड़ने में मदद करता है, किस तरह से हम चीज़ों के साथ जो है हम कनेक्ट हो जाते हैं, लोगों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल्स के साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं। अगर आप सोचेंगे कि आप सोच सकते हैं कि आपने लास्ट में राइटिंग कब की है, यानी जो लास्ट टाइम है, आपने कब लास्ट टाइम राइट किया है, या जैसे किसी को टेक्स्ट मैसेज की है, या लेटर लिखी है, या कोई भी ऐसी प्रोसेस जहाँ पर आपने राइटिंग की है लास्ट मोमेंट में। जैसे सपोज हम करते हैं, आपने अपने फ्रेंड को टेक्स्ट किया, जिसमें आपने अपने फ्रेंड को बर्थडे विश किया, तो अपने अपने थॉट्स को, उसको शेयर किया, उसको रिकॉर्ड करके अपने फ्रेंड के साथ आपने उसको शेयर किया। तो इस तरीके से आप अपने फ्रेंड के साथ कनेक्ट हो गए। यानी आपने एक ऐसी एक्टिविटी की जिससे आप वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो गए, यानी वर्ल्ड के किसी भी लोगों के साथ, या किसी भी तरीके के साथ आप किसी न किसी से कनेक्ट हो गए, यानी इस तरीके से जो हमने एग्जांपल दी, सेंडिंग मैसेज टू अ फ्रेंड। तो इसका मतलब अपने फ्रेंड जो है, उसको फ्रेंड को आपने स्पेशल फील करवाया, तो अपने फ्रेंड के साथ एक बॉन्ड जो है, बॉन्ड स्ट्रेंथन किया, यानी उसको बढ़ा दिया फ्रेंडशिप के बॉन्ड को। तो इस तरह से राइटिंग जो है ये काम में आ जाती है, इसको हम फंक्शन में लाते हैं इस तरह से राइटिंग को। या एक और देखते हैं, जैसे कि हर वक़्त कोई ना कोई कुछ ना कुछ लिखता रहता है, यानी अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करता है, अपने थॉट्स को शेयर करता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, यानी मोबाइल फ़ोन्स का, या इंटरनेट का इस्तेमाल करके, या पेपर पेन का इस्तेमाल करके अपने थॉट्स को वो एक्सप्रेस करता है, लोगों के साथ कनेक्ट होने के लिए, या दुनिया के साथ कनेक्ट होने के लिए वो इन थॉट्स को एक्सप्रेस करता है, या वो अपने बारे में लिखता है। अगर वो अपने बारे में लिखता है, यानी वो अपने आप के साथ कनेक्ट रहता है, या कुछ ऐसा काम करता है जिससे वो लोगों के साथ कनेक्ट रहता है, यानी ब्लॉग लिखा, या कुछ ट्वीट किया, या फेसबुक पे कुछ पोस्ट किया, या किसी फ्रेंड को डायरेक्टली मैसेज की, यानी वो लोगों के साथ कनेक्ट रहता है। तो राइटिंग जो है, राइटिंग से हम कनेक्ट रहते हैं, हम लोगों के साथ, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल्स के साथ हम कनेक्ट रहते हैं, हम अपने आप के साथ कनेक्ट रहते हैं। यानी अगर हमने अपने बारे में कुछ लिखा, अपने बारे में कुछ पोस्ट किया, या अपने बारे में कुछ लिखा एक पीस ऑफ पेपर पे, तो उससे भी हम अपने आप के बारे में जानते हैं। यानी राइटिंग से हम कनेक्ट रहते हैं, चाहे हम अपने आप के साथ या लोगों के साथ, बाहरी दुनिया के साथ हम कनेक्ट रहते हैं। अब हम देखते हैं डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ राइटिंग, यानी दुनिया में तहरीर की मुख्तलिफ इकसाम जो है वो क्या है, उसको हम देखेंगे। जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, यानी राइटिंग की जितनी भी कैटेगरीज हैं, उसको हम देखेंगे। अगर हम जानेंगे कि जो स्पेशल काइंड ऑफ, यानी
राइटिंग जो है ये लेटर डेवलप हो गई है, जैसे हमने इससे पहले भी डिस्कस किया कि स्पोकन लैंग्वेज के बाद राइटिंग जो है बहुत लेट डेवलप हो गई है। तो राइटिंग जो है ये एक मैजिकल टेक्नोलॉजी है, तो इस टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करके हम लोगों के साथ कनेक्ट रहते हैं, हम अपने आप के साथ कनेक्ट रहते हैं, हम दूर लोगों के साथ कनेक्ट रहते हैं। एक रिकॉर्ड रहता है, परमानेंट रिकॉर्ड रहता है। तो इससे हम आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं, वर्ल्ड के साथ कनेक्ट रहते हैं। लेकिन जो राइटिंग है इसमें बहुत ही टाइप्स की राइटिंग होती है, जिसको हम स्पेशलाइज्ड काइंड्स ऑफ राइटिंग कहते हैं, जिनसे हम लोगों के साथ कनेक्ट रहते हैं, बाहरी दुनिया के साथ कनेक्ट रहते हैं। जैसे कि लीगल राइटिंग जो है ये एक स्पेशल किस्म की एक राइटिंग है, जैसे कि एफिडेविट्स, रिट पेटिशंस या लीगल ब्रीफ्स, जिससे हम लॉयर्स के साथ कनेक्ट रहते हैं, क्लाइंट्स के साथ, जज के साथ। यानी ये जो लीगल काम जिससे किया जाता है उनको हम लीगल राइटिंग कहते हैं। या दूसरी एक एग्जांपल जो है वो है मीडिया राइटिंग जो है इसमें शामिल, जैसे ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ राइटिंग है, जैसे कि रेडियो स्क्रिप्ट्स हैं या न्यूज़पेपर है, फिल्म राइटिंग है या मैगजीन्स है। तो इस टाइप की राइटिंग जो हम करते हैं, यानी रेडियो के लिए स्क्रिप्ट्स लिखना या न्यूज़पेपर या फिल्म राइटिंग करना, तो इससे भी हम मीडिया के साथ कनेक्ट रहते हैं। यानी आर्टिस्ट के साथ, जर्नल्स के साथ, कॉमन पीपल्स के साथ हम कनेक्ट रहते हैं, या हम जो कॉमन पीपल होते हैं उनको हम एजुकेट करते हैं, उनको हम इन्फॉर्म करते हैं, उनको हम एंटरटेन करते हैं इस टाइप की राइटिंग के साथ। एक और एग्जांपल जो है प्रोफेशनल राइटिंग जो है, प्रोफेशनल राइटिंग यानी जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई जो है ये ये कम्युनिकेट करते हैं, एक स्पेशल फॉर्म ऑफ राइटिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिन जैसे कि ईमेल्स हो, सीवीज हो, कवर लेटर हो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स हो, ईमेल्स हो, एप्लीकेशंस हो। तो उनके ज़रिए वो अपनी गोल्स को अचीव करते हैं। और आखिर में जो एक स्पेशल टाइप ऑफ राइटिंग है वो है रिसर्च राइटिंग। रिसर्च राइटिंग जो है यानी रिसर्च पेपर जिससे हम लिखते हैं, रिसर्च पेपर्स, बुक्स, असाइनमेंट्स या एग्जाम्स के लिए जो हम लिखते हैं उनको हम रिसर्च राइटिंग कहते हैं। जो स्टूडेंट्स को कनेक्ट करता है या टीचर्स को कनेक्ट, रिसर्चर्स को कनेक्ट करता है, जिनको हम एकेडमिक राइटिंग भी कहते हैं। तो एक मुख्तलिफ किस्म की राइटिंग है जिनको हम स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ राइटिंग कहते हैं। तो यहाँ पर इस बॉक्स में, इस टेबल में कुछ एग्जाम्पल्स और उनकी कैटेगरीज दी गई हैं, यानी कौन कौन सी किस्म की राइटिंग है जो हम इस्तेमाल में लाते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कैटेगरीज में लीगल राइटिंग है, मीडिया राइटिंग है, प्रोफेशनल राइटिंग है और एकेडमिक राइटिंग है। तो लीगल राइटिंग की अगर हम बात करते हैं, इसकी जो स्पेशलाइज्ड फॉर्म है इस राइटिंग की, वो हम किस में इस्तेमाल करते हैं, वो एफिडेविट्स में, रिट पेटिशन में, लीगल ब्रीफ्स में इस्तेमाल करते हैं। या मीडिया राइटिंग की स्पेशलाइज्ड फॉर्म उसकी क्या है, वो रेडियो स्क्रिप्ट्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, फिल्म्स हैं, मैगजीन्स हैं। या प्रोफेशनल राइटिंग वो हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, वो सीवीज में, कवर लेटर में, प्रोजेक्ट्स में, रिपोर्ट्स में, एप्लीकेशंस में, ईमेल्स में हम इस्तेमाल करते हैं। या अगर हम बात करते हैं एकेडमिक राइटिंग, वहाँ पर हम इस टाइप की राइटिंग हम एकेडमिक रिसर्च पेपर लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या असाइनमेंट्स या एग्जाम्स, बुक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो है व्हाट काइंड ऑफ पीपल डज इट कनेक्ट, यानी ये किन लोगों से के साथ हमें कनेक्ट करता है। लीगल राइटिंग की अगर हम बात करते हैं, ये हमें लॉयर्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ या जज के साथ कनेक्ट कराता है। या मीडिया राइटिंग को अगर हम देखते हैं, मीडिया राइटिंग जो है मीडिया राइटर्स को कनेक्ट करता है, आर्टिस्ट को, जर्नल्स को, जर्नलिस्ट्स को। प्रोफेशनल राइटिंग में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ जो हैं कंपनी के, ये इस टाइप ऑफ राइटिंग में ये लोग कनेक्ट रहते हैं। और एकेडमिक राइटिंग में स्टूडेंट, टीचर, रिसर्चर्स, ये इस तरीके से ये लोग कनेक्ट रहते हैं। अब हम देखते हैं जो लीगल राइटर्स हैं वो कौन से काम करते हैं, यानी इस टाइप ऑफ लीगल राइटिंग में किस तरीके से काम होते हैं। लीगल राइटिंग में हम फिलिंग और एंड रिजॉल्विंग ऑफ लॉ सूट्स के लिए हम इस तरीके की राइटिंग का इस्तेमाल करते हैं। या मीडिया राइटिंग में लोगों को एजुकेट करने के लिए
या लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। या यहाँ पर प्रोफेशनल राइटिंग जो है, ये हम गोल्स को अचीव करने के लिए, जो कंपनीज़ के गोल्स हैं, उनको अचीव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं प्रोफेशनल राइटिंग। और उसके बाद जो एकेडमिक राइटिंग है, वो नॉलेज को प्रोड्यूस करने के लिए, नॉलेज को शेयर करने के लिए इस तरीके की राइटिंग की जाती है। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ एकेडमिक राइटिंग, यानी तालीमी तहरीर जो है वो क्या है? हम किसको कहते हैं एकेडमिक राइटिंग? जो इससे पहले हमने ग्राउंड वर्क्स को डिस्कस किया, यानी राइटिंग को हमने डिस्कस किया और राइटिंग की टेक्निक्स को हमने डिस्कस किया। अब हम जानेंगे जो एकेडमिक राइटिंग है वो हम किसको कह सकते हैं। एकेडमिक राइटिंग जो है ये तहरीर की एक शक्ल है जो माहिरीन तालीम को इल्म की पैदावार और इल्म का इश्तिराक करने के लिए मरबूत करती हैं। यानी नॉलेज को हम शेयर करते हैं, नॉलेज को प्रोड्यूस करते हैं। ये सब कौन करते हैं? ये एकेडमिशियंस करते हैं, यानी जो रिसर्चर्स हो, टीचर हो, स्टूडेंट हो, उनका काम है नॉलेज को प्रोड्यूस करना, नॉलेज को शेयर करना। और जो एकेडमिक राइटिंग है ये एकेडमिक पीपल्स को कनेक्ट करता है, यानी उन्हीं के साथ इन्हें जोड़ता है, यानी जो एकेडमिक पीपल हैं और यानी उनके साथ कनेक्ट करता है। और एकेडमिक पीपल जो हैं वो कौन है, वो क्या करते हैं? एकेडमिक पीपल जो इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया कि वो रिसर्चर्स होते हैं। एकेडमिक पीपल हम टीचर्स को कहते हैं या स्टूडेंट्स को कहते हैं, जो एक स्पेशलाइज्ड एकेडमिक काम करते हैं एजुकेशनल सेटिंग में, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, रिसर्च लेबॉर्ट्रीज हो, एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशंस हो, तो वहाँ पर वो काम करते हैं, जहाँ पर वो अपने आइडियाज़ को प्रोड्यूस करते हैं, आइडियाज़ को शेयर करते हैं, आइडियाज़ पे काम करते हैं, तो उनको हम एकेडमिशियंस कहते हैं। तो जो उनका मेन वर्क होता है वो नॉलेज प्रोडक्शन होता है और नॉलेज को शेयर करना होता है। अब हम देखते हैं नॉलेज प्रोडक्शन जो है वो हम किसको कहते हैं। नॉलेज प्रोडक्शन यानी इसको हम इस तरह से समझेंगे कि हमारी दुनिया जो है वो राज़ों से भरी हुई है। चाहे हम स्मॉल एटम की बात करें या गैलेक्सीज़ की, लार्जेस्ट गैलेक्सीज़ की बात करें। तो इनमें अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हमें देखनी है, इन मिस्ट्रीज़ को हमें जानना है, इन मिस्ट्रीज़ को हमें अंडरस्टैंड करना है। और इन मिस्ट्रीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए एक सिस्टमैटिक एक तरीका होता है, अंडरस्टैंड करने का, एनालाइज़ करने के लिए एक तरीका होता है, इन मिस्ट्रीज़ को जानने के लिए। तो उनको हम इसलिए हम जो है वो एकेडमिक राइटिंग करते हैं, यानी नॉलेज प्रोडक्शन इसी से हो जाती है जब हम इन मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करते हैं, इन मिस्ट्रीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से हम समझते हैं कि क्या-क्या नॉलेज है, एग्ज़िस्टिंग नॉलेज है दुनिया में, और कौन-कौन से जो एस्पेक्ट्स हैं उनको देखना है। डिफरेंट एस्पेक्ट से हम देख सकते हैं, यानी रिसर्चर्स डिफरेंट तरीकों से रिसर्च करते हैं, यानी नॉलेज को प्रोड्यूस करते हैं, नॉलेज को पेश करते हैं। तो रिसर्चर्स या एकेडमिशियंस जो हैं वो इन एस्पेक्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं, इन यूनिक टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, यूनिक मेथड्स का इस्तेमाल करके वो नॉलेज को अंडरस्टैंड करते हैं, वो दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि वो डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि नोट टेकिंग है, समराइजिंग है, माइंड मैपिंग है, डायग्रामिंग है, या राइटिंग, रिसर्चर्स हो, स्टूडेंट्स हो, टीचर्स हो, वो इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं नॉलेज शेयरिंग। नॉलेज शेयरिंग जो है एकेडमिक जो लोग होते हैं वो फिर इस नॉलेज को दूसरे लोगों तक उसको शेयर करते हैं, यानी अपने थॉट्स को, आइडियाज़ को ये शेयर करते हैं, यानी जो सोसाइटीज़ के साथ शेयर करते हैं। यूजुअली जो नॉलेज है ये 2 तरीकों से शेयर होती है। सबसे पहले शेयर विद एकेडमिक्स, यानी या तो वो डायरेक्टली रिसर्चर्स के साथ शेयर करते हैं या टीचर्स के साथ या स्टूडेंट्स के साथ वो शेयर करते हैं। दूसरा तरीका जो है जो जनरल लोगों के साथ, यानी जनरल पब्लिक के साथ वो नॉलेज को शेयर करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं शेयर विद एकेडमिक्स, यानी एकेडमिक्स के साथ वो किस तरह से नॉलेज को शेयर करते हैं। यानी शेयरिंग के जो 2 प्रोसेस हैं, लोगों के साथ, जनरल लोगों के साथ या
एकेडमिशियंस जो हैं उनके साथ, यानी रिसर्चर्स, टीचर्स, स्कूल स्टूडेंट्स के साथ वो डायरेक्टली नॉलेज को शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वो किस तरह से स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड रिसर्चर्स के साथ किस तरह से नॉलेज शेयर की जाती है। शेयरिंग जो है, शेयरिंग ये नॉलेज प्रोडक्शन की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। यानी जितनी नॉलेज को शेयर की जाती है उससे वो नॉलेज जो है वो और प्रोड्यूस और डेवलप हो जाती है, जिनसे फीडबैक मिलता है या उस पर्सपेक्टिव को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड किया जाता है। तो रिसर्चर्स जो हैं ये अपने आइडियाज़ को दूसरे लोगों तक, यानी दूसरे एकेडमिशियंस के साथ शेयर करता है। किस तरह से शेयर की जाती है, या रिसर्च पेपर लिखकर वो रिसर्च पेपर वो या तो वो जर्नल में पब्लिश करते हैं या मैगजीन्स में पब्लिश करते हैं, तो उसको सबमिट करते हैं। तो जो एकेडमिक डिसिप्लिन्स होते हैं या सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि फिजिक्स हैं, फिलॉसफी है, लिटरेचर है, या सोशियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, इन जितनी भी डिसिप्लिन्स हैं, अपने डिसिप्लिन में वो किसी भी एस्पेक्ट पे वो किसी भी आइडिया पे वो बात करते हैं, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं दूसरे लोगों के साथ शेयर करने के लिए। वो एक पेपर लिखते हैं, वो रिसर्च पेपर लिखते हैं, उसके बाद उस रिसर्च पेपर को जर्नल के लिए वो भेजते हैं। जहाँ पर जर्नल यानी जिसमें एक एडिटर होते हैं, जिसमें सीनियर एकेडमिशियंस होते हैं, जो उस रिसर्च पेपर की क्वालिटी को समझते हैं, रिसर्च पेपर की क्वालिटी को देखकर उसको डिसाइड करते हैं कि ये पेपर जो है ये पब्लिश हो जाएगा इस जर्नल में कि नहीं। यानी उसके अगर वो उसके आइडियाज़ जो हैं, यानी राइटर के आइडियाज़ जो एडिटर को सही नहीं लगते या कुछ चेंजेस चाहते हैं, तो फिर वो उस पेपर को वापस भेजते हैं। उस पेपर में फीडबैक लिखते हैं, फीडबैक देते हैं उसमें, और ये कहते हैं अगर कहीं पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है तो इम्प्रूवमेंट के लिए कहते हैं, या कहीं पर कुछ चेंजेस के लिए ज़रूरत होगी तो वो सब वो अपने फीडबैक में लिखते हैं। तो जैसे ही कोई भी रिसर्च पेपर जो है वो एक्सेप्ट होता है, कोई जर्नल उसको एक्सेप्ट करता है, तो उसके बाद वो पब्लिश हो जाता है। जैसे ही वो पब्लिश हो गया तो फिर बाकी जो स्कॉलर्स हैं वो उसको पढ़ते हैं, उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, और उसके बाद उस आइडिया पे फर्दर काम करते हैं। यानी उसको एक उस ओरिजिनल आइडिया के साथ फिर से कनेक्ट रहते हैं, उस पे काफ़ी रिसर्च करते हैं जब तक ना वो पूरी जो सोसाइटी में उसको एक्सेप्ट ना किया जाए तब तक वो बुक्स में पब्लिश नहीं होता है, तब तक वो बुक्स में या दूसरे यानी जनरल लोगों के साथ उसको एक्सप्रेस नहीं किया जाता है, उन थॉट्स को लोगों के जनरल लोगों के साथ शेयर नहीं किया जाता है, जब तक ना उस पे पूरी तरह से काम हो जाती हैं, या बाकी जो ऑथर्स हैं, बाकी जो रिसर्चर्स हैं उसको एक्सेप्ट जब तक ना करे या उस पे फर्दर काम ना हो, तब तक वो आगे जाके जनरल लोगों के साथ वो कनेक्ट, जनरल लोगों के साथ वो शेयर नहीं हो जाती है। तो फिर उसके बाद जैसे ये काफ़ी रेलेवेंट हो जाता है, या कोई आइडिया जो है काफ़ी एक्सेप्ट हो जाता है, यानी सब एकेडमिक डिसिप्लिन्स उसको एक्सेप्ट करते हैं, उस थॉट को एक्सेप्ट करते हैं, उस आइडियाज़ को एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद ये फ्यूचर जनरेशन के लिए टेक्स्ट बुक में लिखा जाता है, और स्टूडेंट्स जो हैं उसको आगे जाके पढ़ते हैं। फिर उसके बाद इसमें असाइनमेंट्स, उसके बाद नोट्स, एग्ज़ाम्स इन्हीं थॉट्स पे हो जाता है। यानी उनके जो तो इस तरीके से जो आइडियाज़ हैं वो इस तरह से इम्प्रूव हो जाते हैं, और नए-नए पर्सपेक्टिव्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। यानी ग्रेजुअल प्रोसेस है जो आगे इम्प्रूव जो आइडियाज़ हैं आगे जाके इम्प्रूव हो जाते हैं। इसके बाद जो है दूसरी एक प्रोसेस है शेयरिंग विद जनरल पब्लिक, यानी जनरल लोगों के साथ इसके बाद इसको शेयर किया जाता है। यानी जनरल लोगों के साथ इसको शेयर किया जाता है, इसको लोगों को एजुकेट किया जाता है, इस पर्टिकुलर आइडिया को शेयर किया जाता है। जैसे ही उसको शेयर किया जाता है, तो लोग भी अवेयर हो जाते हैं इस प्रॉब्लम के बारे में, या इस आइडिया के बारे में अवेयर हो जाते हैं। एक नया पर्सपेक्टिव जो है लोगों में डेवलप हो जाता है, और वो किस तरह से वो जनरल लोगों में जो है आइडियाज़ किस तरह से शेयर हो जाते हैं। यानी एजुकेशनल टीवीज़ होते हैं, रेडियो शोज़ होते हैं, वेबसाइट्स के ज़रिए भी जनरल लोगों तक जो है बात पहुँचाई जाती है, विकिपीडिया के थ्रू भी बात पहुँचाई जाती है, यूट्यूब के ज़रिए, सोशल मीडियाज़ जैसे ट्विटर्स, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इनसे भी इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जाता है।
अब हम देखते हैं व्हाई इज एकेडमिक राइटिंग यूजफुल फॉर यू। यानी एकेडमिक राइटिंग जो है ये यानी जिसको हम कहते हैं तालीमी तहरीर आपके लिए मुफीद क्यों है। तो इस पर हम बात करते हैं एकेडमिक राइटिंग आपके लिए ज़रूरी क्यों है, एकेडमिक राइटिंग को एक इम्पोर्टेंस उसको क्यों दी जाती है। यानी एकेडमिक राइटिंग को इसलिए इम्पोर्टेंस दी जाती है क्योंकि जो तालीमी तहरीर करने के लिए आप एक तनकीदी अंदाज में सोचते हैं और आप मौसर तरीके से बातचीत करने की सलाहियत पैदा करते हैं, जो दोनों जदीद दुनिया के लिए ज़रूरी माहिरीन हैं। यानी चाहे आप ज़िंदगी में कुछ भी करें तो उसके लिए जो एकेडमिक राइटिंग है वो बहुत ही ज़रूरी है, या क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए भी एकेडमिक राइटिंग बहुत ही ज़रूरी है। तो एकेडमिक राइटिंग करने से अ, जो नॉलेज है ये प्रोड्यूस हो जाती है, नॉलेज प्रोड्यूस हो जाती है, या कहेंगे कि नॉलेज प्रोड्यूस होने से जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप हो जाती है। यानी जितनी भी आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे या जितनी भी आप ज़्यादा से ज़्यादा खोज करेंगे तो आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप हो जाएगी, आप क्रिटिकली सोचने लगेंगे और इसकी मदद से जो है आप अपने आइडियाज़ को, अपने जो नॉलेज है, अपने थॉट्स को उसको आप शेयर करेंगे लोगों के साथ। आप जब इसको शेयर करते हैं तो आपकी जो कम्युनिकेशन जो है यानी कम्युनिकेशन एबिलिटी जो है वो डेवलप हो जाती है। यानी राइटिंग की मदद से आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो भी डेवलप हो जाती है और आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो भी डेवलप हो जाती है। फिर आप इन स्किल्स का इस्तेमाल करके आप इनको कॉलेज में भी आप उसको यूज़फुली इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आप कहीं प्रोफ़ेशनल जॉब करते हैं, आगे जाके या कहीं पर प्रोफ़ेशनल जॉब करेंगे तो वहाँ पर भी इन स्किल्स का आप बखूबी इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं लुकिंग बैक एंड लुकिंग फॉरवर्ड, यानी पीछे देखना या आगे देखना, यानी इस एकेडमिक राइटिंग में वो क्या होता है। जैसे कि हमने समझा कि एकेडमिक राइटिंग जो है वो क्या है, उसको किस तरह से डेवलप की जाती है, कौन से यानी टेक्निक्स हैं जिनसे एकेडमिक नॉलेज जो है वो डेवलप हो जाती है, किस तरह से लोगों के साथ हम कनेक्ट रहते हैं, हम रिसर्चर्स के साथ यानी एकेडमिक पीपल्स के साथ हम कनेक्ट रहते हैं, या जनरल लोगों के साथ इससे भी हम कनेक्ट रहते हैं। इससे हम नॉलेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, इससे एकेडमिक राइटिंग से नॉलेज को शेयर कर सकते हैं दूसरे लोगों तक। यानी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है अगर वो एकेडमिक राइटिंग को सीखते हैं, क्योंकि उससे वो उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप हो जाती है, उनकी जो कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो काफ़ी इफेक्टिव हो जाते हैं, काफ़ी डेवलप हो जाते हैं, काफ़ी स्किलफुल हो जाते हैं वो। और उसके बाद अगर हम देखेंगे एकेडमिक राइटिंग जो है वो एक्चुअली वो क्या कंटेन करते हैं, एक्चुअली हम किसको कह सकते हैं एकेडमिक राइटिंग में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, या इनमें कौन से ऐसे मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो एकेडमिक राइटिंग में शामिल हैं, उसको हम देखेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं एकेडमिक राइटिंग में क्या चीज़ें शामिल हैं। तो सबसे पहले आर्ग्यूमेंट, जिसको हम दलाइल कहते हैं। तो आर्ग्यूमेंट जो है ये एक मेन इंग्रेडिएंट है एकेडमिक राइटिंग की। आर्ग्यूमेंट हम किसको कहेंगे, यानी ये वो राइटिंग होती है, यानी वो पीस ऑफ राइटिंग होती है जो अपने जो ऑथर जो है अपने आइडियाज़ को एविडेंस के साथ उसको सपोर्ट करता है, या रीजंस के साथ उसको पेश करता है, लोगों के सामने उसको रखता है और लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करता है। इसकी इम्पोर्टेंट अपने आइडियाज़ की करेक्टनेस को लेकर इम्पोर्टेंस दिखाता है अपने आइडियाज़ की, या उसकी सिग्निफिकेंस दिखाता है, यानी एक एविडेंस के साथ उसको पेश करता है, लोगों के सामने रखता है, उसको हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। तो एक आर्ग्यूमेंट में जो है इसमें ये क्या-क्या चीज़ें शामिल करती हैं, आर्ग्यूमेंट में क्या-क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आर्ग्यूमेंट में ख़्याल, जिसको हम आइडिया कहते हैं। तो आइडिया यानी इसमें आइडिया में यानी मेन पॉइंट या मेन क्लेम रहता है। उसके बाद सबूत, जिसको हम एविडेंस कहते हैं। तो सबूत में यानी डेटा, इसमें सबूत में सब डेटा होगा जो आप पर्टिकुलर चीज़ के बारे में या कोई पर्सपेक्टिव रखते होगे।
तो जितने भी आप जितना डेटा आप रखते हैं उसको हम एविडेंस कहते हैं। उसके बाद रीज़न्स यानी जो भी आप एक्सप्लेनेशन देंगे डेटा के रिलेटेड या मेन पॉइंट्स जो हैं आपकी वो पूरे जो हैं वो रीज़न्स में आ जाती हैं। और उसके बाद ट्राइज़ टू यानी वो रीज़न्स जो हैं जब आप रीज़न्स देते हैं तो वो क्या कन्विंस करने की कोशिश करता है, वो आपकी करेक्टनेस कन्विंस करने की कोशिश करता है या इम्पोर्टेंस हो या सिग्निफिकेंस हो, आइडिया की सिग्निफिकेंस, आइडियाज़ की इम्पोर्टेंस या आइडियाज़ के करेक्टनेस को ये कन्विंस करने की कोशिश करता है। यानी आर्गुमेंट का स्ट्रक्चर जो है वो है आइडिया, वो है एविडेंस, वो है रीज़न्स और यानी अब एग्ज़ाम्पल से हम देखेंगे कि आर्गुमेंट जो है वो हम किसको कहेंगे। जैसे आप चाहते हैं कि आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए आप एडमिशन चाहते हैं, आप किसी प्रोग्राम में एडमिशन चाहते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन हो। लेकिन आपको अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना है, अपनी फ्रेंड्स को कन्विंस करना है, अपने फैमिली मेंबर्स को कन्विंस करना है कि आप कौन-सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं और उस सब्जेक्ट को क्यों लेना चाहते हैं। क्योंकि आप को बहुत सारे सवाल किए जाते हैं कि आप ये पर्टिकुलरली ये सब्जेक्ट क्यों चुन रहे हैं या इसमें आप ग्रेजुएशन हासिल क्यों करना चाहते हैं। जो है तो इसके लिए यानी आप इस अंडर ग्रेजुएट डिग्री को इस सब्जेक्ट में क्यों हासिल करना चाहते हैं, तो आपको रीज़न्स देना पड़ता है अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को या फैमिली मेंबर्स को। तो इसको हम आर्गुमेंट कहेंगे। अगर आपने अपने आइडियाज़ को एविडेंस के साथ उसको लोगों के सामने पेश किया यानी अपने आइडियाज़ को अ अ, उसको इम्पोर्टेंस देने की कोशिश की एविडेंस के साथ, उसकी सिग्निफिकेंस को लोगों के साथ सामने उसको रखा, तो उसको हम आर्गुमेंट कहेंगे। यानी आपको ये कहना है कि जैसे अगर आपको ये कहना है कि आप इग्नोर जाना चाहते हैं, इग्नोर में आप बैचलर्स डिग्री XYZ सब्जेक्ट में हासिल करना चाहते हैं, तो इस आइडिया को सपोर्ट करने के लिए आपको जैसे ये कहना है कि वो स्टूडेंट जो कॉलेज डिग्री हासिल करते हैं, उनके लिए 90% चांसेस ज़्यादा चांसेस होते हैं जॉब हासिल करने के लिए एज़ कम्पेयर टू जो 12th पास स्टूडेंट्स होते हैं। तो उनकी कंपैरिज़न में जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनको ज़्यादा परसेंट होते हैं जॉब हासिल करने के लिए। तो अगर आप इस तरह से एविडेंस देंगे, इस तरह से आप अपनी जो आइडियाज़ हैं, उसको सपोर्ट करेंगे, तो उसको हम आर्गुमेंट कहेंगे। या आप पर्टिकुलर कॉलेज क्यों जाना चाहते हैं, तो अगर आप इस बात को एविडेंस के साथ उसको पेश करेंगे, दूसरों के सामने इसको रखेंगे, तो उसको हम आर्गुमेंट कहते हैं। अब हम देखते हैं आर्गुमेंट का स्ट्रक्चर जो है, वो कैसा होता है। आर्गुमेंट का स्ट्रक्चर जो है यानी वो यही इसमें यही सब शामिल है, यानी मेन आइडिया है, एविडेंस है और रीज़निंग है। मेन आइडिया जो हमने इससे पहले डिस्कस किया कि अगर आप इग्नोर जाना चाहते हैं वो मेन आइडिया है या बैचलर डिग्री हासिल करना चाहते हैं इग्नोर में तो वो मेन आइडिया रहेगा और उसके बाद एविडेंस एविडेंस ये है कि अगर कॉलेज इसलिए हम जाना चाहते हैं या पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हम इसलिए डिग्री हासिल करना चाहते हैं क्योंकि जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनको 90% ज़्यादा चांसेस रहते हैं एज कम्पेयर टू 12th पास स्टूडेंट्स उनको ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वो जॉब्स हासिल कर सके तो ये रहेगा एविडेंस उसके बाद रीजनिंग जो है आप आपको एक्सप्लेन करना है कि आप किस बेसिस पे यानी किस तरह से आपके यानी किस तरह से आपके चांसेस हैं ज़्यादा जो है जॉब हासिल करने की किस तरह से चांसेस है तो उसको हम रीजंस कहेंगे तो इस तरह से आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर रहता है अब हम देखते हैं आर्ग्यूमेंट और ओपिनियन के दरमियान जो है वो फर्क हम देखेंगे आर्ग्यूमेंट हम ओपिनियन हम उसको कहेंगे जो हम फ्रेंड्स के साथ अपने आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स हो फैमिली मेंबर्स हो या हम जनरली आइडियाज़ या अपने स्टेटमेंट्स जो हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं यानी जो ज़रूरी नहीं है कि उसमें डिटेल्स हो उसमें रीजनिंग हो उसमें एविडेंस हो उनको हम ओपिनियन कहते हैं यानी ओपिनियन आइडियाज़ होते हैं सिंपली आइडियाज़ होते हैं अपनी बिलीफ सिस्टम होता है तो दूसरे के सामने उसको पेश रखना उसको हम ओपिनियन कहते हैं और उसके बाद आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट हम कहेंगे उन आइडियाज़ को उन थॉट्स को जो हम लोगों के सामने रखते हैं लेकिन एविडेंस के साथ रीजंस के साथ हम अपने आइडियाज़ को सपोर्ट करते हैं तो उसको हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं अब हम आ जाते हैं तो इस यूनिट में हमने क्या देखा इस यूनिट में हमने क्या पढ़ा
इस यूनिट का हम खुलासा करते हैं। इस यूनिट में हमने देखा कि राइटिंग जो है ये किस तरह से एक टेक्नोलॉजी है, मैजिकल टेक्नोलॉजी किस तरह से है, ये हमने इससे पहले डिस्कस किया। ये हमें किस तरह से इससे हम किस तरह से आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं, थॉट्स को, या किस तरह से हम आइडियाज़ को रिकॉर्ड करते हैं, लोगों के सामने इसको किस तरह से रखते हैं। और ये भी हमने इस यूनिट में देखा कि एकेडमिक राइटिंग जो है, इनसे एकेडमिक राइटिंग करने से हम दूसरे लोगों के साथ किस तरह से कनेक्ट हो जाते हैं। अ, हम रिसर्चर्स के साथ किस तरह से कनेक्ट हो जाते हैं, टीचर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ या जनरल लोगों के साथ हम किस तरह से कनेक्टेड रहते हैं, ये भी हमने इस यूनिट में डिस्कस किया। और हमने ये भी देखा कि जो नॉलेज है उनको किस तरह से हम सिस्टमैटिक तरीके से इनको एनालाइज करते हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं, किस तरह से राइटिंग की जाती है, किस तरह से किसी भी टॉपिक को अंडरस्टैंड किया जाता है, उस पर रिसर्च की जाती है, वो हमने इससे पहले डिस्कस किया। और ये भी देखा कि जो नॉलेज है, नॉलेज की कितनी टाइप्स हैं, नॉलेज शेयरिंग करने की कितने टाइप्स हैं। यानी सबसे पहले जो है वो हम एकेडमिशियंस के साथ उनके साथ हम नॉलेज को शेयर करते हैं, और दूसरा हम जनरल पीपल के साथ, जनरल पब्लिक के साथ अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं। तो एकेडमिशियंस जो हैं उनके साथ हम अपनी नॉलेज, उनसे हम फीडबैक लेते हैं, उनके उनके साथ हम अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं, शेयर करते हैं, अपने थॉट्स को शेयर करते हैं। तो उसके बाद जब वो एक्सेप्ट हो जाता है, जब वो जनरल लाइन पे वो एक्सेप्ट हो जाता है, फिर वो जनरल पब्लिक के साथ उन थॉट्स को एक्सप्रेस किया जाता है। टेक्स्ट बुक्स के थ्रू, मीडिया के थ्रू हम उनके साथ हम नॉलेज जो है एक्सप्रेस करते हैं, नॉलेज जो हम शेयर करते हैं। अब हम देखते हैं, उसके बाद ये भी हमने इस यूनिट में देखा कि आर्गुमेंट हम किसको कहते हैं, आर्गुमेंट और ओपिनियन में क्या फ़र्क है, आर्गुमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, वो भी हमने इस यूनिट में डिस्कस किया। अब हम आ जाते हैं यूनिट 4 पे, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग। इस यूनिट का साखत कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम इस यूनिट के मकासद को देखेंगे, फिर इस यूनिट का तारुफ देंगे, फिर हम बात करेंगे तालीमी मज़ामीन और तालीमी तहरीर की इकसाम का, परिंदों का नज़रिया यानी बर्ड्स आई व्यू जिसको हम कहते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे एकेडमिक डिसिप्लिन्स क्या हैं, तालीमी मज़ामीन की इकसाम और तालीमी तहरीर की इकसाम क्या है, जिसमें हम बात करेंगे साइंसेस को हम डिस्कस करेंगे, समाजी उलूम जिसको हम सोशल साइंसेस कहते हैं, या ह्यूमैनिटीज़ को हम डिस्कस करेंगे, बिजनेस जिसको हम कारोबार कहते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे जो एकेडमिया जो है उसमें तलबा का क्या किरदार है, जिसमें हम देखेंगे इल्म के महदूद मौजूद को देखेंगे, और कन्वेंशंस को हम देखेंगे, और कन्वेंशंस और इख्तिरात का तवाज़ुन को हम देखेंगे। और हम बात करेंगे अप्रेंटाइज किसको कहते हैं, अप्रेंटाइज कौन है, और अप्रेंटाइसेस के लेवल्स क्या हैं, और गलतियाँ अच्छी हैं कि नहीं उसको हम डिस्कस करेंगे। जो हम एकेडमिक राइटिंग में हम जो भी गलतियाँ करते हैं तो उनको हम डिस्कस करेंगे। और ये भी देखेंगे कि जो डायरी रिफ्लेक्शंस हैं, यानी एकेडमिक राइटिंग में जो डायरी रिफ्लेक्शंस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, और आखिरकार हम इस यूनिट का खुलासा करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं इस यूनिट के मकासद पे। इस यूनिट में हम देखेंगे जो यानी मुख्तलिफ इकसाम हैं, जो एकेडमिक डिसिप्लिन्स के मुख्तलिफ इकसाम हैं, उनको हम जानेंगे, और नॉलेज को किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है इन मुख्तलिफ इकसाम में, किस तरह से इन मुख्तलिफ इकसाम में नॉलेज को शेयर किया जाता है, वो भी हम इस यूनिट में देखेंगे। और ये भी देखेंगे स्टूडेंट का रोल जो है वो क्या है, एकेडमिक राइटिंग में स्टूडेंट का रोल क्या है। और ये भी देखेंगे कि जो एकेडमिक डिसिप्लिन्स हैं उनको हम किस तरह से हमें ट्रेन करना है अपने आप को, एकेडमिक राइटिंग में किस तरह से ट्रेन करना है, और किस तरह से एकेडमिक राइटिंग्स के कितने टाइप्स हैं वो हम देखेंगे। किस तरह से जो है डिफरेंट डिसिप्लिन्स या जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, तो डिफरेंट सब्जेक्ट में किस तरह से एकेडमिक राइटिंग जो है वो किस तरह से की जाती है, उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, ये भी हम इस यूनिट में जानेंगे। तो आ जाते हैं हम इस यूनिट के तारुफ पे। तो इस यूनिट में जैसे कि हमने प्रीवियस यूनिट में हमने डिस्कस किया कि एकेडमिक राइटिंग हम किसको कहते हैं, राइटिंग हम किसको कहते हैं, फिर हमने ये भी देखा कि एकेडमिक राइटिंग जो है वो हम किसको कह सकते हैं, हम किस तरह से आइडियाज़ थॉट्स को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, और एकेडमिक राइटिंग में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन से फीचर्स हैं,
वो भी हमने देखा। और हमने ये भी देखा जो एकेडमिक राइटिंग है, वो लोगों के साथ हमें किस तरह से कनेक्ट करता है, वो जनरल लोगों के साथ किस तरह से कनेक्ट करता है, हम दुनिया के साथ कनेक्ट किस तरह से हो जाते हैं, वो भी हमने पिछले यूनिट में हमने डिस्कस किया। तो अब हम इस यूनिट में देखेंगे हम किस तरह से आइडियाज़ को प्रोड्यूस करते हैं, उनको किस तरह से शेयर करते हैं, और किस तरह से उनको पब्लिश किया जाता है, किस तरह से उनको आइडियाज़ को किस तरह से डिफरेंट डिसिप्लिन्स में उनको लिखा जाता है, किन टूल्स का हम इस्तेमाल करते हैं, किन मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, वो हम इस यूनिट में देखेंगे। और ये भी देखेंगे जो मुख्तलिफ इकसाम हैं राइटिंग के, उनको हम डिस्कस करेंगे, उनके जो कॉमन फीचर्स क्या हैं उनमें, जो डिफरेंट डिसिप्लिन्स में डिफरेंट तरीके से राइटिंग की जाती है, उनमें क्या फीचर्स सेम है और कौन से फीचर्स जो हैं वो मुख्तलिफ हैं, उनको हम देखेंगे। तो इस यूनिट में पूरी डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं एकेडमिक राइटिंग को, एकेडमिक डिसिप्लिन्स को, जो एकेडमिक डिसिप्लिन्स जो है उस बेसिस पे एकेडमिक राइटिंग जो है उसकी टाइप्स क्या है, एक बर्ड्स आई व्यू यानी एक ब्रॉड व्यू लेते हैं, ब्रॉड व्यू को लेकर उसको हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एकेडमिक डिसिप्लिन्स यानी एकेडमिक सब्जेक्ट्स जो हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट में डिफरेंट तरीके से एकेडमिक राइटिंग की जाती है, उनको हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे एकेडमिक डिसिप्लिन्स जो हैं वो हम किसको कहते हैं। एकेडमिक डिसिप्लिन्स जो है यानी उससे मुराद सब्जेक्ट है, यानी जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं उसको हम एकेडमिक डिसिप्लिन कहते हैं, जहाँ पर हम अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं, यानी किसी स्पेसिफिक एस्पेक्ट को अगर हम देखते हैं, या उस स्पेसिफिक एस्पेक्ट को लोगों के साथ हम शेयर करते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स के साथ शेयर करते हैं, टीचर्स के साथ शेयर करते हैं, स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं, या एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ शेयर करते हैं, तो उसको हम एकेडमिक सब्जेक्ट कहते हैं, एकेडमिक डिसिप्लिन भी उसको कहते हैं। जैसे कि हिस्ट्री जो है ये एक एकेडमिक सब्जेक्ट है, या इसको एकेडमिक डिसिप्लिन भी कहते हैं। तो हिस्ट्री को किस तरह से को किस तरह से पढ़ा जाता है, इसको इसमें पास्ट इवेंट्स को डिस्कस किया जाता है, जो ह्यूमन सोसाइटी में पास्ट इवेंट्स हैं, जो जो भी पास्ट में हुआ है उसको उसको डिस्कस किया जाता है, उसको समझा जाता है, वो स्कॉलर्स को समझते हैं, स्कॉलर्स उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, या टीचर्स हो या स्टूडेंट्स हो जो हिस्ट्री को पढ़ते हैं, यानी जो हिस्ट्री से वाबस्ता है उनको वो इस डिसिप्लिन में काम करते हैं, वो उस डिसिप्लिन में खोज करने की कोशिश करते हैं, यानी वो एकेडमिक राइटिंग का इस्तेमाल करते हैं, वो क्रिटिकल एसेज लिखते हैं, बायोग्राफीज लिखते हैं, बुक्स लिखते हैं हिस्ट्री के रिलेटेड। तो इस तरह से ये एक एग्जाम्पल है एकेडमिक डिसिप्लिन की, एकेडमिक सब्जेक्ट की। अब हम देखते हैं जो एकेडमिक राइटिंग जो है उनसे हम किस तरह से नॉलेज को प्रोड्यूस करते हैं, नॉलेज को शेयर करते हैं। यानी जैसे हमने डिस्कस किया कि एकेडमिक डिसिप्लिन में हम यानी एकेडमिक सब्जेक्ट हो या एकेडमिक डिसिप्लिन हो, उनको कैटेगराइज किया जाता है। उनको लार्ज कैटेगरी उनको एकेडमिक स्ट्रीम कहते हैं, जैसे कि नेचुरल साइंस, जिसमें नेचुरल साइंस हैं, नेचुरल साइंस में जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो ये सब नेचुरल साइंस से वाबस्ता है। तो यहाँ पर जो है ये टेबल जो दिया गया है इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से मुख्तलिफ किस्म के एकेडमिक डिसिप्लिन्स हैं, तो किस तरह से नॉलेज को शेयर किया जाता है, उनको प्रोड्यूस किया जाता है, और किस तरह से राइट किया जाता है और क्या डिस्कस किया जाता है इन स्ट्रीम्स में, इन सब्जेक्ट्स में। यहाँ पर जो है नेचुरल साइंस, सबसे पहले नेचुरल साइंस या अप्लाइड साइंस जिसको हम कहते हैं, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, फिजिक्स। और अगर यानी एग्रीकल्चर जो है इसमें क्या स्टडी की जाती है, इसमें फार्मिंग को स्टडी की जाती है, इसी तरह से बायोलॉजी में लिविंग बींग्स को डिस्कस किया जाता है, कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को डिस्कस किया जाता है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को डिस्कस किया जाता है। उसके बाद केमिस्ट्री जो है इसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इसमें एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, इनको डिस्कस किया जाता है। इंजीनियरिंग को हम देखेंगे, इसमें साइंटिफिक थेरीज, उसके एप्लीकेशंस को डिस्कस किया जाता है। इसी तरह से जियोलॉजी में रॉक्स के बारे में कहा जाता है, किसी भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को डिस्कस किया जाता है। मैथमेटिक्स में हम नंबर्स या पैटर्न्स को डिस्कस करते हैं। मेडिसिन में
ह्यूमन और एनिमल हेल्थ को डिस्कस किया जाता है। इसी तरह से फिज़िक्स में मोशन उसके बिहेवियर को, मैटर को डिस्कस किया जाता है। तो ये सब जो है नेचुरल साइंस के ये सब सब्जेक्ट्स हैं। और इसकी जो एकेडमिक राइटिंग है उसमें वो रिसर्च पेपर्स इसमें लिखे जाते हैं, यानी इन डिसिप्लिन्स में इनमें रिसर्च पेपर्स लिखे जाते हैं, जिसका जो मेन फोकस है वो, उसकी जो फॉर्म है वो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड रहती है, बगैर मैथमेटिक्स के, जहाँ पर हम प्रूफ बेस्ड पेपर्स हम लिखते हैं। और उसके बाद रिसर्च पेपर के बाद रिसर्च प्रपोजल्स लिखा जाता है, लिटरेचर रिव्यू किया जाता है, केस स्टडी पढ़ा जाता है इसमें, रिपोर्ट्स लिखे जाते हैं। यानी नेचुरल साइंस या अप्लाइड साइंस में इस तरह की जो रिसर्च वर्क है वो की जाती है। इसके बाद जो दूसरी स्ट्रीम है वो सोशल साइंस। सोशल साइंस में सब्जेक्ट्स जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी, एजुकेशन, लॉ, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी है। तो एंथ्रोपोलॉजी में इसमें देखा जाता है, बिहेवियर पढ़ा जाता है, इसमें नॉर्म्स, वैल्यूज जो सोसाइटी के हैं, ह्यूमन सोसाइटीज के, उनको पढ़ा जाता है। इसी तरह से एजुकेशन, यहाँ पर टीचर ट्रेनिंग की जाती है, टीचर ट्रेनिंग को पढ़ा जाता है, स्टूडेंट्स लर्निंग को पढ़ा जाता है, या यूनिवर्सिटी डिज़ाइंस, मैनेजमेंट, इनको पढ़ा जाता है। इसी तरह से लॉ लॉ में देखा जाता है, जुडिशरी को पढ़ा जाता है, लॉज को पढ़ा जाता है। और पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिक्स, पावर और गवर्नमेंट को डिस्कस किया जाता है। इसी तरह से साइकोलॉजी में ह्यूमन माइंड और ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। और सोशियोलॉजी में बिहेवियर, नॉर्म्स, प्रैक्टिसेस जो ह्यूमन सोसाइटी के हैं, उनको पढ़ा जाता है। तो उनकी जो रिसर्च राइटिंग जो है वो इनमें भी रिसर्च पेपर लिखे जाते हैं। लेकिन इसका जो डेटा जो है, इसका एक इस स्ट्रीम का जो कलेक्शन, डेटा कलेक्शन प्रोसेस है, वो डेटा कलेक्शन बेसिस पे होता है। यानी जितना भी डेटा उसको लिया जाता है, जिस पे भी रिसर्च की जाती है, वो सब डेटा कलेक्शन पे डिपेंड होता है। और इसमें रिसर्च प्रपोजल्स लिखे जाते हैं, लिटरेचर रिव्यू किया जाता है, केस स्टडीज होती हैं और रिपोर्ट्स भी इसमें लिखे जाते हैं। इसी तरह से ह्यूमैनिटीज़, ह्यूमैनिटीज़ इसमें सब्जेक्ट्स जैसे कि आर्ट्स हैं, फिल्म स्टडीज़ हैं, हिस्ट्री है, लैंग्वेज हैं, लिटरेचर है, म्यूज़िक है, फिलॉसफी है। तो इनमें आर्ट में फाइन आर्ट को स्टडी किया जाता है, पेंटिंग, स्कल्पचर, परफॉर्मिंग आर्ट को, यानी म्यूजिक, डांस, थिएटर, इनको डिस्कस किया जाता है। और उसके बाद फिल्म स्टडीज़ जो हैं, इसमें फिल्म्स को डिस्कस किया जाता है, फिल्म्स को स्टडी की जाती है, टीवीज़, रेडियो, कल्चर। इसी तरह से हिस्ट्री में पास्ट इवेंट्स को डिस्कस किया जाता है। और लैंग्वेज में लैंग्वेज, जितनी भी लैंग्वेज है उनको डिस्कस किया जाता है, लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को पढ़ा जाता है। और उसके बाद जो लिटरेचर है, इसमें पोम्स, उसमें नॉवेल्स, में एपिक्स, उनको डिस्कस किया जाता है। इसी तरह से म्यूजिक में सॉन्ग्स, फिलॉसफी में जो फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं, लाइफ के रिलेटेड, एग्जिस्टेंस के रिलेटेड, एथिक्स के रिलेटेड, नॉलेज के रिलेटेड, उनको डिस्कस किया जाता है, उनको स्टडी किया जाता है। तो उनकी भी जो एकेडमिक राइटिंग है वो भी रिसर्च पेपर है, वो क्रिटिकल एसेज हो सकते हैं, वो लिटरेचर रिव्यू हो सकता है, रिसर्च प्रपोजल्स हो सकते हैं। इसी तरह जो दूसरी एक और स्ट्रीम है वो है बिजनेस एंड प्रोफेशनल डिग्रीज। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पर अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, वोकेशनल स्टडीज़, इनको पढ़ा जाता है। इनमें जो ये मेन डिसिप्लिन्स हैं। तो अकाउंटिंग में देखा जाता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को पढ़ा जाता है। इकोनॉमिक्स में लोगों के बिहेवियर को, यानी प्रोडक्शन में किस तरह से बिहेवियर होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, जब गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, या कंजप्शन में बिहेवियर, लोगों के बिहेवियर को पढ़ा जाता है। और इसी तरह से फाइनेंस में मनी और इन्वेस्टमेंट को स्टडी किया जाता है। और मैनेजमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन को, उसकी ऑर्गेनाइजेशन को समझा जाता है। और मैनेजमेंट में एडवर्टीजमेंट, प्रमोशंस, किस तरह से भेजना, किस तरह से प्रोडक्ट्स को भेजना है, उसको स्टडी किया जाता है। और वैसे ही टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में, उसमें टूरिज्म के सेक्टर को पे स्टडी की जाती है। इसी तरह से वोकेशनल स्टडी में, इसमें जो जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, या जॉब रिलेटेड स्टडी, उस पर स्टडी की जाती है। टेक्निकल एक्सपर्ट, जैसे कि टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, उस तरह की जॉब्स को स्टडी किया जाता है। और इसमें भी रिसर्च पेपर्स जो हैं, ये भी डेटा कलेक्शन बेस्ड होते हैं।
इसमें कोई एक्सपेरिमेंटल बेस नहीं होती हैं। इसमें एक्सपेरिमेंटल बेसिस भी हो सकती हैं, लेबोरेटरी रिपोर्ट्स भी हो सकती हैं। ये जिस तरह से नेचुरल साइंस में हमने देखा। और इसमें प्रोफेशनल राइटिंग जो है वो है बिजनेस प्लान्स या मार्केटिंग प्लान्स या रिपोर्ट प्रोजेक्ट्स, प्रपोजल्स, केस स्टडीज, मेमोज उसमें लिखी जाती हैं। तो ये सब जो है ये मेन डिसिप्लिन्स हैं जो हमने डिस्कस किया। अब हम देखते हैं जो नेचुरल साइंस है, इसको हम देखेंगे एज अ डिसिप्लिन। नेचुरल साइंस में कौन कौन सी, एक नेचुरल साइंस जो है एक स्ट्रीम है, इसमें कौन कौन सी जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि या डिसिप्लिन्स हैं वो हैं फिजिक्स हैं, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, जियोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, मेडिसिन है। ये हमने इससे पहले ऑलरेडी डिस्कस किया। और इसमें जो फोकस रहता है वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स में रहता है, यानी नेचुरल वर्ल्ड के यानी जितना भी जो नेचुरल वर्ल्ड है उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे फोकस किया जाता है, उसके नॉलेज को प्रोड्यूस किया जाता है, ताकि जो ह्यूमैनिटी को बेटर सर्व कर सके। यानी जो स्कॉलर्स रहते हैं वो रिसर्च पेपर्स लिखते हैं, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड लेबोरेटरी रिपोर्ट्स लिखते हैं, लेकिन उसका जो फॉर्मेट रहता है लिखने का, जो राइटिंग फॉर्मेट रहता है वो IMRD फॉर्मेट रहता है। उसका जो राइटिंग स्टाइल रहता है रिसर्च पेपर का वो IMRD है। आई मतलब इंट्रोडक्शन, एम मतलब मेथड, और मतलब रिजल्ट्स और डी मतलब डिस्कशन। तो आई में यानी इसमें इंट्रोडक्शन में कंटेंट लिखा जाता है, पर्पस ऑफ स्टडी डिस्कस की जाती है। इसमें जो मेन रिसर्च क्वेश्चंस रहते हैं रिसर्च पेपर के, तो वो सब इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया जाता है। जो मेथड है, मेथड में मेथोडोलॉजी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया जाता है, उसकी टेक्निक्स, जो भी टूल्स का इस्तेमाल किया है उनको डिस्कस किया जाता है। और यानी जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं उनके रिलेटेड जो भी टूल्स का इस्तेमाल हो जाएगा उनको डिस्कस किया जाता है। जैसे कि एक्सपेरिमेंट या कोई भी लेबोरेटरी में कोई भी कुछ एक्सपेरिमेंट करना हो तो उसको सब उन मेथड्स को डिस्कस किया जाता है, या स्टैटिस्टिक्स का या लेबोरेटरी मेथड्स को, उन सबको डिस्कस किया जाता है। उसके बाद रिजल्ट्स में जो भी उसके नताइज होते हैं, यानी उस रिसर्च पेपर के उसके फाइंडिंग्स के जो नताइज होते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं जो आंसर्स होते हैं इस क्वेश्चंस के जो इंट्रोडक्शन में रेज किए हुए होते हैं उनको डिस्कस किया जाता है। फिर उसके बाद डिस्कशन में रिजल्ट्स को एनालाइज किया जाता है, उनको आंसर के साथ उनको रिलेट किया जाता है। तो इस तरह से जो नेचुरल साइंस है, नेचुरल साइंस का ये IMRD स्टाइल है रिसर्च पेपर का, यानी इंट्रोडक्शन, मेथड, रिजल्ट्स और डिस्कशन। तो इसी तरह से सोशल साइंस में भी हम नेचुरल साइंस के में कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं जो नेचुरल साइंस के साथ रिलेट हो जाती है, और कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं जो नेचुरल साइंस के साथ डिफर हो जाती है। यानी इसका जो राइटिंग पैटर्न है वो भी जो सोशल साइंस में जो राइटिंग पैटर्न है वो भी IMRD फॉर्मेट है, यानी इंट्रोडक्शन, मेथड, रिजल्ट्स और डिस्कशन है। इसमें सोशल साइंस में केस स्टडी भी की जाती है, इसमें रिपोर्ट्स भी लिखे जाते हैं, लेकिन IMRD मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हम सर्वेज का इस्तेमाल, इसमें हम जो सोशल साइंस है इनमें हम सर्वेज भी कर सकते हैं, इंटरव्यूज भी, फील्ड ऑब्जर्वेशन जो है वो भी की जाती हैं। और इसमें बहुत सारी डिफरेंसेस हैं जो नेचुरल साइंस से काफ़ी डिफर है। जो सोशल साइंस है वो ज़्यादा सिस्टमैटिक वे में काम करते हैं, थ्योरीज की बेसिस पे वो काम करता है, या उन बातों को यानी थ्योरीज के बेसिस पे वो रिसर्च किया जाता है, लेकिन IMRD फॉर्मेट का इस्तेमाल करके उन थ्योरीज को डिस्कस किया जाता है। लेकिन जो नेचुरल साइंस है इनमें थ्योरीज का डिस्कशन नहीं होता है, इनमें जो ऑब्जर्वेशन होती हैं, जो क्योंकि प्योर साइंस है, इनमें जो फाइंडिंग्स होती हैं वो प्योर रहती है, इनमें कोई भी थ्योरीज के बेसिस पे कोई भी रिसर्च नहीं की जाती है। तो ये जो है ये मेन डिफरेंस है नेचुरल साइंस और सोशल साइंस की। आपका शुक्रिया।